क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कपल के एक शख्स को मौत की नींद सुला सकती है। एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कि जिसको सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था आज के इस केस में कि जिसमें सिर्फ छोटी सी जेलसी की वजह से एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि जिसने एक हंसती खेलती फैमिली को कुछ ही लम्हों में उजाड़ कर रख दी। तो आखिर इनके साथ हुआ क्या था? आखिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? आई एम ज़ोहेब बरशद और आज का केस है राजेश और अनुपमा का। तो कहानी की शुरुआत होती है राजेश गुलाटी से। राजेश 1973 में देहरादून की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। राजेश शुरू से ही बहुत ही रिजर्व और शाय किस्म का पर्सन था और इसके साथ साथ वो एक ऐसी फैमिली में ग्रो कर रहा था कि जिसमें इंडियन मोरल और ट्रेडिशन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उसकी लाइफ के बहुत ही सिंपल गोल्स थे। उसके मुताबिक वो पहले पढ़ाई करेगा, फिर आईटी सेक्टर में कोई अच्छी सी जॉब करके पैसा कमाएगा और फिर अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा। और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई के साथ काफी ज्यादा सीरियस था। वो हर हाल में अपने लिए एक बेटर लाइफ चाहता था। और अब उसने देहरादून में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया एंड 1990 में उसने दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन ये चीज उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आई क्योंकि दिल्ली के लोग नए थे, जगह नई थी और इसी वजह से अब उसको वहां पर सेटल होने में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। बट वो अपने गोल्स को लेकर काफी ज्यादा फोकस था। उसका एम यही था कि उसने यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अब वो हर रोज सुबह में अपने कॉलेज आता और दोपहर में अपने हॉस्टल आ जाया करता था और अब उसकी सिर्फ यही रूटीन चल रही थी। और एक दिन उसकी मुलाकात हुई अनुपमा से। अनुपमा का जन्म 1974 में दिल्ली में हुआ था और वो भी राजेश के ही साथ उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। इन दोनों के इंटरेस्ट और एकेडमिक गोल्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते थे। इन दोनों का एम था कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करना है और इसी रीजन के चलते ये दोनों दिल लगा कर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब इन दोनों की नजदीकियां एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अब ये एक दूसरे की असाइनमेंट्स में मदद किया करते थे, एक दूसरे को पढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से अब इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदलती जा रही। राजेश को अनुपमा में पढ़ाई की डेडिकेशन काफी ज्यादा पसंद थी। वो जिस तरह पढ़ती थी, दिल लगा कर पढ़ती थी। और अनुपमा को राजेश का उसकी हर बात पर उसको सपोर्ट करना, हर बात पर उसको बैक करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और यही चीज अब इन दोनों को एक दूसरे की और भी ज्यादा करीब लाती जा रही थी। एंड फाइनली द वेट इज ओवर। एक दिन राजेश ने हिम्मत की और अनुपमा को अपने दिल की बात जाकर बता दी। और इंटरेस्टिंगली अनुपमा ने भी कन्फेस किया कि वो भी कहीं ना कहीं राजेश में इंटरेस्टेड। और अब उनकी वो दोस्ती अब गहरे प्यार में बदलती जा रही थी। उनका ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्वीट एंड इनोसेंट था क्योंकि अभी भी वो एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। और अब फाइनली इन दोनों का कॉलेज खत्म हुआ और राजेश को उसके स्किल्स और स्मार्टनेस की वजह से एक बहुत बड़ी फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। तो अब इनके रिलेशनशिप को तकरीबन 4 साल गुजर चुके थे और राजेश अनुपमा से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगा था। तो इसने एक दिन सोचा कि अब उसकी जॉब भी लग गई है और वो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है, तो क्यों ना अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। सो ही प्रपोजेस अनुपमा एंड इन 1999 इन दोनों की शादी हुई। और अब जैसे ही इनकी शादी हुई तो राजेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तकरीबन डबल हो गई क्योंकि अब उसको अपनी जॉब के साथ साथ अपने घर का भी ख्याल रखना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जॉब करते हुए उसको अमेरिका की एक फर्म से एक जॉब ऑफर। और अब क्योंकि ये दोनों ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे तो इनके लिए अमेरिका के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात। अब तो इन्होंने जाना था, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इनकी फैमिलीज भी, इनके घर वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि राजेश अपनी फैमिली में पहला था जो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था। एंड नाउ इन 2020 दे मूव्ड इन यूएसए। तो अब उसके लिए एक स्टेट चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो अब तो ये पूरी ही कंट्री थी जहाँ पर बिल्कुल नए किस्म के लोग, न्यू कल्चर, न्यू ट्रेडिशन, हर चीज बिल्कुल ही न्यू थी। तो अब वहाँ पर सेटल डाउन होने में उसको काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो इन नई चीजों को अडॉप्ट करते जा रहे थे। तो अब क्योंकि उनके यहाँ पर कोई दोस्त वगैरह या कोई रिलेटिव वगैरह नहीं था, इसी वजह से अब राजेश अपने आप को बिजी रखने के लिए पूरा दिन ही ऑफिस में गुजार देता था। लेकिन अनुपमा घर में अकेली काफी ज्यादा बोर हो जाती थी। तो क्योंकि अनुपमा ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी, उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे, तो इसी वजह से अब वो अकेली घर में काफी ज्यादा बोर हो जाती थी। और अब इसी बोर्डम से फ्रीडम के लिए अनुपमा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोई जॉब कर लूं। पहले तो ये कि इससे ये दोनों ही अर्न करने लगे
और दूसरा इससे उसका टाइम पास भी हो जाएगा। तो अब अनुपमा ने राजेश से कोई अच्छी सी जॉब ढूंढने का कहा, लेकिन राजेश दिल में नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बाहर जाए या कोई जॉब करे। सो ही सैड कि कुछ वीजा इश्यूज की वजह से अभी वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती। उस वक्त तो अनुपमा राजेश की ये बात सुनकर खामोश सी हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अब जिद करने लगी और अब बार बार राजेश के मना करने पर अब इन दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई और अब इनकी लड़ाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रहे। तो इस पर राजेश ने सोचा कि क्यों ना हम एक बच्चा कर लेते हैं, और उसके माइंड में ये था कि इससे एक तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और ये भी बच्चों में बिजी रहेगी। तो इन 2005 उसने अपनी बीवी से मशवरा किया एंड इन 2006 इस बात के ठीक 9 महीने के बाद उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ और सोनाक्षी रखा। और अब राजेश का ये प्लान कहीं ना कहीं काम करता नजर आ रहा था, क्योंकि अब उसके घर में बिल्कुल ही कामनेस सी हो गई थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। बट इन 2007 एंड 8 अमेरिका में रिसेशन पीरियड का आगाज हुआ, जिसकी वजह से काफी लोगों की जॉब चली गई और इसमें राजेश भी शामिल था। अब जब राजेश की जॉब चली गई तो इसने अब अपनी सेविंग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया। तो दूसरी जगहों पर जॉब ढूंढ भी रहा था, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिल रही थी तब तक वो अब अपनी सेविंग ही यूज करता जा रहा था। और अब हालात कुछ इस एज पे आ चुके थे कि उसको अब अपनी सेविंग्स भी खत्म होती नजर आ रही थी। और अब अमेरिका में काफी जॉब ढूंढने के बाद जब उसको जॉब नहीं मिली तो अब उसने फैसला किया कि वो अपना घर बेचेंगे और वापस इंडिया चले जाएंगे। एंड इन 2008 वो इंडिया वापस आ गए। शुरू में तो राजेश अपने पेरेंट्स के घर रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने देहरादून में अपना एक किराए पर अपार्टमेंट ले लिया और अब यहाँ पर भी इसने जॉब ढूंढना स्टार्ट की, लेकिन उसको यहाँ पर भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। और अब तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसको एक कॉल रिसीव होती है कि जिसमें एक शख्स उसे बताता है कि कोलकाता की एक कंपनी में उसको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलेक्ट कर लिया गया और उसका सैलरी पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसका सैलरी पैकेज इतना भी अच्छा नहीं था कि वो अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता शिफ्ट कर पाए। तो अब उसने डिसीजन लिया कि वो अकेला ही कोलकाता जाएगा और उसके बीवी और बच्चे देहरादून में ही रहेंगे। शुरू में तो राजेश हर हफ्ते ही कोलकाता से देहरादून आया करता था अपने बीवी और बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज द टाइम पासेस उसका ये आना जाना कम होता गया और अब वो तकरीबन 1 या 2 महीनों के बाद देहरादून आया करता था। और अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा पर ही आ गई थी। बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल से ले आना, ये सब कुछ अब अनुपमा ही संभाल रही। और अब क्योंकि राजेश कई महीनों तक अपने घर नहीं आता था और इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अब इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा रफ होने लगा था। और अब राजेश जब भी अनुपमा को कॉल किया करता था तो इनकी बात झगड़े पर ही खत्म हुआ करती थी। और अब अनुपमा अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली और सैड सा फील कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था कि जिससे वो बात कर सके। तो इसी वजह से अब राजेश को कॉल करने की बजाय वो अब अपने माँ बाप या अपनी बहन भाइयों को ही कॉल कर लिया करती थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ इस एज पे आ चुके कि राजेश ने अब अनुपमा को पैसे देना भी बंद कर दिया था और अब ये एक दूसरे से काफी ज्यादा अनॉयड हो चुके थे। और अब इसी अनॉयनेस के चलते अनुपमा ने फैसला किया कि वो राजेश से डाइवोर्स ले लेगी। सो नाउ दे गो टू फैमिली कोर्ट और कोर्ट ने ये फैसला किया कि राजेश हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए देगा और ये दोनों अब एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। और कोर्ट ने बच्चे अनुपमा के सपोर्ट कर दी और अब अनुपमा एक अलग घर में रहने लगी। और अब राजेश कोलकाता में अपनी जॉब कर रहा था और अनुपमा अपने बच्चों के साथ देहरादून में अपनी अलग लाइफ गुजार रही थी। लेकिन बैड लक कि कोलकाता में भी रिसेशन आ गया और वहां से भी राजेश की जॉब चली गई। और अब जब राजेश की कोलकाता में जॉब चली गई तो इसके पास अब कोई भी जगह नहीं थी कि अब वो कहाँ पर जाकर रहे। तो उसने फैसला किया कि वो दोबारा से देहरादून जाएगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ ही रहेगा। और अब वो दोबारा से देहरादून अनुपमा के घर पर पहुंचा। अनुपमा ने दरवाजा खोला। राजेश ने अनुपमा को अपनी तमाम स्टोरी बताई और उस सब के बावजूद जो राजेश ने अनुपमा के साथ किया था, अनुपमा ने फिर भी राजेश को अपने घर में आने दी और बच्चों से भी मिलने दी। और अब जब राजेश अपने घर वापस आ गए तो अनुपमा की अब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ बातें काफी ज्यादा कम होने लगी। अब वो बहुत कम ही अपने फैमिली मेंबर्स से बात किया करती थी और अब उसके फैमिली मेंबर्स ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि अनुपमा अब अपने घर में सेटल हो गई होगी। एंड एट 15 अक्टूबर 2010 अनुपमा की अब अपनी फैमिली से बिल्कुल ही बातचीत खत्म हो चुकी थी। अब जब भी उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल किया करते थे तो हमेशा उसका फोन नंबर स्विच ऑफ ही आता था। और अब 1-2 हफ्ते मुसलसल उसका फोन बंद आने के बाद अब अनुपमा के फैमिली मेंबर्स ने राजेश को कॉल करना स्टार्ट किया
और उससे पूछा कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। और अब राजेश हर बार ही अनुपमा के पेरेंट्स को टाल मटोल किया करता था कि वो उसकी तबीयत खराब है या वो बच्चों के साथ खेल रही है या वो बच्चों को संभाल रही है। और अब तकरीबन 2 महीने गुजर गए। अनुपमा के पेरेंट्स की अनुपमा से कोई भी बात नहीं हो रही थी और अब वो काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। इसी वजह से अब उन्होंने अनुपमा के भाई सुजन को देहरादून भेजा, ये कह कर के वो देख के आए कि आखिर उनकी बेटी सही भी है या नहीं। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि कहीं राजेश ने अनुपमा के साथ कुछ कर ना दिया। एंड एट 12 दिसंबर 2010 सुजन अपनी बहन के घर पर पहुंचा और सुजन को देखकर एक बार तो जैसे राजेश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो सुजन को देखकर घर से बाहर निकला और घर को बाहर से कुंडी लगा दी। अब राजेश ने जैसे ही दरवाजा बंद किया तो सुजन को काफी ज्यादा डाउट हुआ कि आखिर इसने दरवाजा क्यों बंद किया। और अब सुजन ने राजेश से पूछा कि आखिर उसकी बहन कहाँ है। तो राजेश ने सुजन को बताया कि उसकी बहन से काफी ज्यादा लड़ाई हुई और वो कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई। तो सुजन ने राजेश से पूछा कि तुम्हारी अगर मेरी बहन से लड़ाई हुई है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, हम काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर हमारी बहन का नंबर क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस पर राजेश ने सुजन से कहा क्योंकि उसे लगा कि उसकी बहन खुद ही गई है और वो खुद ही वापस आ जाएगी, इसमें किसी दूसरे को बताने की क्या जरूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता सुजन को राजेश की बातों पर शक होना स्टार्ट हो गया था। तो अब सुजन ने राजेश से पूछा कि अब मेरी बहन कहाँ है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो इस पर सुजन ने कहा कि चलो अब हम पुलिस स्टेशन चलते और वहां पर जाकर अनुपमा के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन जब राजेश ने सुजन की ये बात सुनी और वो कुछ टाल मटोल करने लगा, लेकिन सुजन के मुसलसल इसरार पर अब उसने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से कपड़े बदल कर आता हूँ और फिर हम लोग इकट्ठे चलेंगे। अब राजेश अपने घर के अंदर गया और उसने अंदर से कुंडी लगा ली एंड सुजन वाज वेटिंग आउटसाइड ऑफ हिज हाउस। तो कुछ देर के बाद अब सुजन को तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके थे और अभी तक राजेश घर से बाहर नहीं निकला। और इतनी ही देर में सुजन को एक मैसेज रिसीव होता है। ये एक ईमेल था जो उसकी बहन की तरफ से आया था, जिसमें लिखा था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना और अब मैं कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी। अब ये चीज सुजन को काफी ज्यादा ओड लगी। उसको इस मैसेज की टाइमिंग पर भी काफी ज्यादा शक सा हो रहा था। खैर अब कुछ देर के बाद राजेश अपने घर से बाहर निकला। अब सुजन ने राजेश को वो मैसेज दिखाया जो अभी अभी उसको रिसीव हुआ था। तो इस पर राजेश ने सुजन से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और राजेश ने सुजन से कहा कि तुम इन तमाम बातों को अब छोड़ो और अपने घर जाओ। लेकिन सुजन का शक राजेश पर अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब सुजन ने राजेश से कहा कि नहीं, हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और अनुपमा के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करेंगे। और अब सुजन और राजेश फौरन से पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को ये तमाम माजरा सुनाया। और अब पुलिस को भी ये तमाम सिनेरियो देखकर, ये तमाम बातें सुनकर राजेश पर ही शक होना स्टार्ट हो गया। और अब पुलिस बिना वक्त ज़ाया किए राजेश के घर पर पहुंची और उसके घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर दी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें पूरे घर में से कुछ भी नहीं मिला। और अब जब पुलिस स्टेशन वापिस आ रहे थे तो उन्हें घर की कॉर्नर पर एक डीप फ्रीजर दिखा। और अब पुलिस वालों को काफी ज्यादा डाउट हुआ कि इस छोटे से घर में इतने बड़े डीप फ्रीजर की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है और ना ही राजेश कोई आइसक्रीम वगैरह का काम करता है कि इसे इतने बड़े फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी। और इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात ये थी कि उस फ्रीजर को ताला लगा हुआ था। तो अब इस पर पुलिस के दिमाग में काफी ज्यादा सवाल आए और उन्होंने राजेश से पूछा कि आखिर फ्रीजर को ताला कौन लगाता है और तुमने इस फ्रीजर को ताला क्यों लगाया हुआ। जिस पर राजेश पुलिस को ऐसे टाल मटोल करने लगा, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। बट पुलिस ने कहा कि ये ताला अभी के अभी खोलो। और पुलिस के जरा सख्ती करने पर राजेश कमरे में से उस फ्रीजर की चाबी लाया और जब फ्रीजर को खोला गया तो उसके अंदर ब्लैक कलर के शॉपर्स मौजूद। और अब जब पुलिस ने उन बैग्स को खोलना स्टार्ट किया तो उन बैग्स में मीट मौजूद। तो अब ये चीज पुलिस को काफी ज्यादा अजीब लगी कि आखिर इसने अपने छोटे से घर में इतना ज्यादा मीट क्यों स्टोर कर रखा है। और अब जब आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने उन शॉपर्स को हटाना शुरू किया तो पुलिस को फ्रिज के डेप्थ में कुछ उंगलियां और एक अंगूठा नजर आया, जिसको देखकर पुलिस वाले काफी ज्यादा शॉक हो गए। और अब उन्होंने फ्रीजर में से एक एक शॉपर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और अब उन्हें वहां से कुछ ऐसा मिला जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खींच ली। उन्हें एक शॉपर में कुछ वेयर सी चीज महसूस हुई। अब उन्होंने जब उस शॉपर को खोला तो शॉपर के अंदर उन्हें एक सर मिला। जी हाँ, वो सर अनुपमा का ही था। और अब ये चीज क्लियर थी कि कल्प्रिट राजेश ही था और अनुपमा
अब इस दुनिया में नहीं थी। और ये राजेश ही था जिसने ये सब कुछ किया था, जिसने उसकी उंगलियां काटी थी, जिसने उसका सर काटा था और उसकी बॉडी के इतने पीसेस किए थे। लेकिन अब सवाल ये था कि उसने ऐसा किया क्यों था। अब पुलिस ने उसे फौरन से अरेस्ट कर लिया, उसे पुलिस स्टेशन ले गए और अब उसने फौरन से ही कन्फेस कर लिया कि उसी ने ही अनुपमा को मारा है। और अब निकल कर आई एक न्यू स्टोरी। तो राजेश ने बताया कि वो अनुपमा से नफरत करने लगा था तब से जब वो अमेरिका में थे। हुआ कुछ यूँ था कि अमेरिका में राजेश का एक दोस्त था जो उनके घर काफी ज्यादा आया जाया करता था। वो उनके साथ काफी ज्यादा मिक्स अप हुआ करता था। और जब राजेश अपने काम पर चला जाता था और जब अनुपमा अपने आप को लोनली फील करती थी तो वो अपनी लोनलीनेस खत्म करने के लिए अक्सर औकात राजेश के उस दोस्त को कॉल कर लिया करती थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो अनुपमा के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। और अब इस क्लोजनेस को देखते हुए इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि राजेश अनुपमा को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर था। वो नहीं चाहता था कि अनुपमा उसके उस दोस्त से ज्यादा बातचीत किया करे। अब राजेश ने अनुपमा को काफी बार समझाया कि वो उसके उस दोस्त से बात ना किया करे, लेकिन फिर भी वो उससे बात किया करती थी। ये सब कुछ राजेश ने बताया, लेकिन हकीकत में अनुपमा और वो लड़का सिर्फ दोस्त थे। इसके अलावा उनके दरमियान और कुछ भी नहीं था। दे वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। बट राजेश क्योंकि कुछ एक शकी टाइप का इंसान था, इस वजह से वो हर वक्त अपनी बीवी के बारे में इनसिक्योर ही रहता था। और अब जब ये दोनों इंडिया शिफ्ट हुए तो अब राजेश ने सोचा कि चलो अब इन दोनों की बातचीत खत्म हो जाएगी। बट राजेश ने जैसा सोचा था इसके कुछ उल्टा ही हुआ और अब अनुपमा उस लड़के से ज्यादा बातचीत करने लगी। इन दोनों की कम्युनिकेशन अब एक दूसरे से और भी ज्यादा बढ़ने लगी और अब अनुपमा उस लड़के को और ज्यादा कॉल्स किया करती था और उसको अपने हालात के बारे में फ्रीक्वेंटली अपडेट किया करती थी, क्योंकि उसके पास उस वक्त में कोई भी एक अच्छा लॉयल फ्रेंड नहीं था सिवाय उस एक लड़के के। इस वजह से वो अपनी तमाम बातें उसी से शेयर किया करती थी। एंड इन कोलकाता राजेश की मुलाकात हुई एक लड़की से और कुछ ही दिनों में राजेश ने उस लड़की को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। उस लड़की को राजेश की शादी के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। एंड इन 2009 राजेश ने उस लड़की से एक मंदिर में जाकर शादी कर ली ना। अब इन दोनों लड़कियों को मालूम नहीं था कि आखिर राजेश इनके साथ कर क्या रहा है। और जब कुछ ही सालों के बाद राजेश की कोलकाता से जॉब खत्म हुई तो उसकी सेकंड वाइफ ने भी उसको डाइवोर्स दे दी। और अब जब राजेश दोबारा से देहरादून आया तो अब अनुपमा को लगा कि राजेश बच्चों के लिए आया है, बट वो तो मजबूरी के तहत आया था। और अब कुछ ही दिनों के बाद राजेश के फोन में उसकी सेकंड वाइफ के कुछ मैसेजेस और कॉल्स नजर आई, जिससे उसको ये कंफर्म हुआ कि राजेश कोलकाता में कोई सेकंड वाइफ भी मौजूद थी। और अब इनमें और भी ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ने लगी और अब हर रोज की लड़ाइयों से राजेश बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। एंड एट 17th of October 2010 राजेश और अनुपमा की काफी ज्यादा लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में राजेश ने अनुपमा को धक्का दी और वो बेड के कॉर्नर में जा लगी। और बेड के कॉर्नर में लगने की वजह से अनुपमा के सर से अब काफी ज्यादा खून बहने लगा, लेकिन अभी तक वो मरी नहीं थी और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से अनुपमा अब बेहोश हो गई। और अब ये कंफर्म करने के लिए कि अनुपमा मर गई, राजेश ने एक पिलो उठाया और अनुपमा के चेहरे पर रख दी। और राजेश ने वो पिलो अनुपमा के मुंह पर तब तक रखा जब तक उसे ये बात कंफर्म नहीं हो कि अनुपमा मर चुकी है। और अब जब अनुपमा मर गई तो उसने उसकी बॉडी को सेकंड रूम के बाथरूम में जाकर छुपा दिया। और अब क्योंकि उसके बच्चे घर पर थे तो इस वजह से अब वो अनुपमा की बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था। और अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो राजेश ने एक डीप फ्रीजर और एक इलेक्ट्रिक सॉ अपने घर पर मंगवाया और उसी इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से उसने अनुपमा की बॉडी के 72 पीसेस की और हर एक पीस को शॉपर्स में डालकर फ्रीजर में स्टोर करता गया। ये इसलिए ताकि उसकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज ना हो और उससे स्मेल भी ना आए। अब उसने अनुपमा की पूरी बॉडी को फ्रीजर में स्टोर कर लिया था और अब वो अपने रिलेटिव्स और अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल कैजुअली ही मिला करता था। और जब कभी भी वो बाहर जाता था तो फ्रीजर में से एक दो शॉपर उठाता और देहरादून के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में जाकर फेंक दिया करता था। और पिछले 2 महीने से राजेश जो अनुपमा की फैमिली को ईमेल्स या मैसेजेस कर रहा था वो सब खुद ही कर रहा था। और अब उसका प्लान ये था कि वो अनुपमा के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को देहरादून के मुख्तलिफ एरियाज में जाकर फेंक देगा ताकि किसी को अनुपमा के बॉडी पार्ट्स कभी मिल ही ना पाए। अब पुलिस राजेश को उस जगह पर ले गए जहाँ पर उसने अनुपमा के बॉडी पार्ट्स फेंके थे और पुलिस ने अब अनुपमा के तमाम बॉडी पार्ट्स को रिकवर करवा लिया। और अब राजेश को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तकरीबन 7 साल की सुनवाई के बाद राजेश को
उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस सब के बावजूद राजेश के चेहरे पर थोड़ी सी भी रिग्रेट नहीं थी। हालांकि उसको खुशी थी कि उसकी कनपम्मा से जान छूट गई। और इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान सिद्धार्थ और सोनाक्षी का हुआ था कि जिनकी माँ छोटी सी उम्र में ही मर चुकी थी और उनका बाप अब जेल में था। बट फॉर्चुनेटली उनके मामू संजू ने ही उनको अडॉप्ट कर लिया है और अब वो उन्हीं के साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये दोनों बच्चे इस ट्रॉमा से जल्द ही निकल आए। उम्मीद है कि हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई होगी और आप ही की इस वीडियो की वजह से मेरा गला भी बैठ चुका है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो राजेश ने तो क्योंकि अनुपमा बाहर भी ज्यादा तो क्योंकि अनुपमा ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी, उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे। तो इसी वजह से अब वो अकेली घर में काफी ज्यादा बोर हो जाती थी।